पूरी दुनिया इस वक्त मोटा मोटी 2D पर चल रही है और वो है डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। जो देश राजशाही में है वो चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी में आ जाएं और तेजी से देश डेवलप हो। आज जहां दुनिया ये समझ रही है कि अगर किसी देश को धर्म के नाम पर चलाया जा रहा है तो उस देश में डेवलपमेंट की हालत खराब ही रहती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, लेकिन इससे बिल्कुल इधर नेपाल में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम तो ये है साहब कि इस प्रदर्शन में अब 2 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हैं। अगर नेपाल की बात की जाए तो 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था और उसके बाद से अब तक 17 सालों में 14 सरकारें बन चुकी हैं। जी हाँ, अब नेपाल इंडिया का सिर्फ पड़ोसी ही नहीं है बल्कि नेपाल में इंडिया का अच्छा खासा वर्चस्व भी है। वहाँ की सरकार से लेकर आर्मी तक में इंडिया इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसे में सवाल आता है साहब कि नेपाल में अचानक से राजशाही यानी मॉनिकी और हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अब 21 सेंचुरी में ऐसा पॉसिबल है और क्या इंडिया का भी इसमें कोई रोल है? चलिए जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं साहब कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही यानी मोनार्की की मांग करने वाले ये हैं कौन? नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग अंदर अंदर तो पहले से होती रही है, लेकिन इसकी ताजा शुरुआत जो है वो 9 मार्च 2025 को हुई, जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए। कौन थे ये लोग? ये सभी लोग नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के सपोर्टर थे। दरअसल ज्ञानेंद्र पश्चिमी नेपाल के दौरे से वापस लौटे तो हजारों समर्थकों रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं, वापस आओ राजा, देश बचाओ और हम राजशाही चाहते हैं जैसे नारे लगाने लगे। देखते ही देखते इस प्रोटेस्ट का स्केल बड़ा होता चला गया। हालांकि इस दौरान कोई हिंसक घटना नहीं हुई, लेकिन हिंसा की चिंगारी जरूर भड़क गई, जिसका रिजल्ट आगे देखने को मिला। मसलन 28 मार्च को हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके बाद तिनकुने में प्रोटेस्ट ने एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। और तो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और फिर इस प्रोटेस्ट में होती है मौत। जी हाँ, इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इस प्रोटेस्ट की बात करूं तो ये प्रोटेस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का सपोर्ट हासिल है। ऐसे में नेपाल में इस हिंसक झड़प के लिए डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले पार्टियों ने राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस प्रोटेस्ट में मौजूद लोगों से जब बात की गई तो मोटे मोटे तौर पर इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं जिनके लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। पहली, राजशाही व्यवस्था की बहाली। लोगों की मांग है कि देश में राजनीतिक प्रोसेस को खत्म करके राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही व्यवस्था नेपाल का केंद्रीय मुद्दा है जो 2008 में रिपब्लिक बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। दूसरी, हिंदू राष्ट्र की मांग। नेपाल की करीब 81% हिंदू आबादी की मांग है कि भाई देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जैसे कि राजशाही के वक्त था। इन लोगों का मानना है साहब कि 2008 में सेक्युलरिज्म अपनाने से नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर हुई है। आप इस पर अपनी राय अभी ही मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि नेपाल में राजशाही को बहाल करने की मांग क्यों हो रही है। इसके पीछे की वजह की बात की जाए तो नेपाल में राजशाही को बहाल करने की मांग के पीछे 5 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो कई लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी में नेताओं के आपसी टकराव, भ्रष्टाचार और शासन में अनबन ने देश को कमजोर किया हुआ है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसे में लोगों का सरकार की व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि ऐसे तो देश चल ही नहीं पाएगा। एक सरकार अगर कुछ काम करने की कोशिश करेगी तो दूसरी सरकार उसके काम को आते ही रोक देगी। ऐसे में नेताओं का नहीं बल्कि देश और देश की जनता का नुकसान होगा। दूसरी वजह है करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में नेपाल में करप्शन 58% बढ़ गया। 50% करप्शन के मामले पीएम ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस से जुड़े लोगों या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। राजशाही के समर्थकों का मानना है कि राजा के शासन में करप्शन कम होगा। राजशाही में राजा और उसके परिवार को पहले से ही सरकार से अच्छी पेंशन और फैसिलिटीज मिलती हैं, इसलिए उन्हें कम सैलरी वाले सरकारी लोगों की तरह रिश्वत लेने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी वजह है जीडीपी ग्रोथ। दरअसल राजशाही हटने के बाद नेपाल के जीडीपी की रफ्तार थमी है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। 2008 से पहले नेपाल 2 रुपए का सामान इंपोर्ट करता था तो 1 रुपए के सामान को एक्सपोर्ट करता था। आज ये रेशियो 12:1 का हो गया है। माने हालात सच में बहुत ज्यादा खराब हो गए। चौथी वजह है बेरोजगारी। खुद नेपाल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में
देश में बेरोजगारी दर 12.6% रही, यानी 2018 से 2023 तक देश की बेरोजगारी दर में 1.2% का इजाफा हुआ। 2023 में एवरेज हर महीने 65,000 युवाओं ने देश छोड़ा है और काम की तलाश में बाहर गए। अब आपको भले ये नंबर बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ आबादी वाले देश के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। पांचवी और आखिरी वजह है डेवलपमेंट। राजशाही के इन सपोर्टर्स का मानना है कि संसद में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में अपने अपने इशू हैं, जिसकी वजह से देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एक बटी हुई संसद आमतौर पर कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकती, वहीं एक राजा तेजी और अकेले किसी भी फैसले को आसानी से ले सकता है। और जब फैसले लिए जाएंगे तो देश का विकास होगा, तो जीडीपी से लेकर बेरोजगारी तक सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि अगर राजशाही आ गई तो सारी पावर सिर्फ एक इंसान और एक परिवार के पास पहुंच जाएगी, और ये भी तो आज की तारीख में सही बात नहीं है। तो सवाल तो ये भी है साहब कि अगर नेपाल में राजशाही लौट आई तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, या फिर इसका कोई और भी सॉल्यूशन है? दरअसल यहाँ पर मॉनर्की 2 तरह की होती है। ऑटोक्रेटिक मॉनर्की, राजा या रानी के पास लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने की ताकत, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स होती है। उनके मुताबिक ही कानून माने जाते हैं। वो कानून बनाने, शासन चलाने और न्याय देने का काम करते हैं। कुल जमा बात यह है कि पुलिस से लेकर संसद और कोर्ट तक सब कुछ यही होते हैं। इसमें संसद, संविधान या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं होता जो राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दे। कई ऑटोक्रेटिक मॉनर्की में राजा दावा करते हैं कि उनकी पावर्स उन्हें ईश्वर, भगवान ने दी है, जिससे उनकी सत्ता को चुनौती देना पाप या अपराध माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की दूसरी आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में राजा या रानी देश की सत्ता चलाते हैं, लेकिन उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के दायरे तक सीमित होती है। इस सिस्टम में राजा या रानी सिंबॉलिक या फिर औपचारिक रोल प्ले करते हैं, जबकि असल पावर डेमोक्रेटिक तौर से चुनी गई सरकार और संसद के पास ही होती है। फिलहाल दुनिया के कई देशों में ये चल भी रही है, जैसे जापान, ब्रिटेन और थाईलैंड। बाकी एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि अगर नेपाल में राजशाही लौटती है तो भी लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र खत्म होने का मतलब है कि देश में ऑटोक्रेटिक मोनार्की आ जाना, जो फिलहाल नेपाल में लग पाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये राजशाही की बात तो हो गई, अब बात करते हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की। मतलब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्या है और कहां से उठी। देखो, नेपाल लंबे वक्त तक दुनिया का इकलौता ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र था। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने जब नेपाल का एकीकरण किया, उसके बाद से यहाँ की राजशाही ने हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा दिया। इसके बाद 1950 के बाद यहाँ ईसाई आबादी बढ़ना शुरू हुई, और फिर माओवादी आंदोलन और जन आंदोलन के बाद राजशाही का अंत हुआ। और फिर 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल को एक सेक्युलर देश बनाने का फैसला लिया। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की लगभग 21.2% आबादी हिंदू है। वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियनिटी दुनिया भर में नेपाल का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है, जिसने वहां के लोग या फिर यूं कहें कि राजशाही समर्थकों के मन में डर पैदा कर दिया है, और इसलिए उन्होंने ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ डर ही हिंदू राष्ट्र के पीछे की वजह है, या फिर क्या राजशाही के साथ हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाकर ये लोग इंडिया से सपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो नेपाल के ये प्रोटेस्टर्स हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर वहां की 80% से ज्यादा हिंदू आबादी का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल पावर में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी को कमजोर करने की एक प्लानिंग भी हो सकती है। धर्म का मुद्दा उठने पर लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू और सेक्युलरिज्म को भूल जाते हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी इसे कभी लागू नहीं होने देगी, और तो और इंडिया कभी भी नेपाल में राजशाही का समर्थन नहीं करेगा। इंडिया में कुछ संगठन इस मुद्दे का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसकी मेन और सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया खुद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया ने हमेशा हमें लोकतांत्रिक वैल्यूज को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में ही देखा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आदित्यनाथ के पोस्टर दिखने की आलोचना की थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे हालात नहीं आने चाहिए कि विरोध प्रदर्शन के लिए किसी विदेशी नेता की तस्वीर की जरूरत पड़े। लेकिन क्या आज की तारीख में किसी भी देश, और खासकर यहाँ बात नेपाल की जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? अब नेपाल में राजशाही लौटना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि राजशाही का दौर पूरी तरह से खत्म हो गया है। बहुसंख्यक जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है, और लोकतंत्र में सभी बराबर होते हैं। ऐसे में फिलहाल हिंदू राष्ट्र बनना भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही नेपाल में बहुत सारी जनजातियां, ट्राइबल कम्युनिटीज और शहरी लोगों का सपोर्ट रूलिंग गवर्नमेंट के साथ है। थोड़ी बहुत खामियां, भ्रष्टाचार और उतार चढ़ाव तो हर देश की सरकार में होते हैं।
नेपाल में मौजूदा विरोध सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं जो राजशाही के वफादार हैं और इनके विरोध से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।